दोस्तों नमस्कार। आज 21 अगस्त है और आज के दिन भारत बंद का ऐलान तमाम दलित और आदिवासी संगठनों के द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी और बीएसपी मैदान में है। राजस्थान में मीणाओं ने इसकी बागडोर संभाल रखी है। आज के भारत बंद का क्या होने जा रहा है असर और क्यों ये भारत बंद बुलाया गया है, इस पे ही करेंगे आज की चर्चा। लेकिन बतौर खास इस पर भी बात करेंगे कि आज एहतियात क्या बरतना है। जो लोग आज आंदोलन में पहुंच रहे हैं उनके सामने चुनौतियां क्या हैं और कहीं इस आंदोलन को कोई डिस्टर्ब ना कर दे, डिस्टॉर्टेड ना कर दे, इसका भी ख्याल रखना होगा जो इस आंदोलन में जा रहे हैं। तो पहले जरा आंदोलन के उद्देश्य पर आते हैं। दरअसल 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने बहुमत से यह फैसला दिया कि एससी और एसटी में भी उपवर्गीकरण होना चाहिए आरक्षण के लिए। हम लोग जानते हैं कि भारत में जो डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की व्यवस्था है उसके अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को 15% और 7.5% आरक्षण प्राप्त है आबादी के अनुसार, यानी कुल मिलाकर के 22.5% आरक्षण प्राप्त है। लेकिन ये दोनों ही समूह एक पहचान के साथ जुड़े हुए हैं। इनमें किसी तरह का कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है, कोई उपवर्गीकरण नहीं किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए कि इन समाजों के भीतर भी असमानता है और बहुत सारी ऐसी जातियां हैं, जो बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो पीछे छूट रहे हैं, उन्हें अवसर उपलब्ध कराने के लिए इस आरक्षण में उपवर्गीकरण की जरूरत है। जाहिर तौर पर यह फैसला नीति सम्मत आपको दिखाई पड़ेगा प्रथम दृष्टया, और ये जरूरी है कि अगर आप सामाजिक न्याय को पसंद करते हैं तो फिर आपके पीछे जो लोग छूट रहे हैं, जिन्हें अवसर नहीं मिल रहे हैं, उन्हें अवसर मिले, यही सच्चा सामाजिक न्याय होगा। नीति में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन असली सवाल जो सरकारें हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वो इस फैसले को जितनी जल्दी लागू करने के मूड में हैं, उससे संदेह पैदा होता है। हालांकि तेलंगाना में, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने भी इसका समर्थन किया है और लागू करने की बात कही है, लेकिन उसने इसके पीछे कोई राजनीति नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने तो एक समूह को ही आगे खड़ा करके दलितों के भीतर खास करके डिवीजन करने की साजिश रची है। उत्तर प्रदेश में और दिल्ली से कई ऐसे वीडियो जारी हुए हैं जिसमें खास करके वाल्मीकि समाज के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, इस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं, और उनका कहना है कि इस उपवर्गीकरण से उन्हें अवसर मिलेंगे और ये निश्चित रूप से उनकी चिंता भी है और ये सही भी है जो वो कह रहे हैं। वाल्मीकि समाज हो, मुसहर हो, खरवार हो, गोंड हो, जोगी हो या कंजर हो, ये तमाम जो समाज हैं, भारत के संविधान ने सबको बराबर का दर्जा दिया है और जो हाशिए पर हैं उन्हें अवसर मिलना चाहिए, ये भी सुनिश्चित किया है। लेकिन आर्थिक बदहाली के वजह से, सामाजिक चेतना नहीं होने के कारण ये समाज अभी भी पीछे छूटे हुए हैं। और वाल्मीकि समाज निश्चित रूप से इस देश की वर्ण और जाति व्यवस्था में सबसे ज्यादा, अगर कोई पिसने वाला समाज है, सबसे ज्यादा जिस पर अन्याय और अत्याचार हुआ है, वो वाल्मीकि समाज है। और वाल्मीकि समाज को वो अवसर मिलने ही चाहिए। लेकिन कहीं बीजेपी का वो मोहरा तो नहीं बन रहे। सवाल इस बात का है, मैं ये कह रहा हूं कि उपवर्गीकरण न्याय सम्मत है, लेकिन इसके पीछे की
जो नीयत है उस नीयत को समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दलितों के भीतर जो चेतना आई है, दलितों की जो एकता दिखाई पड़ी है इस पिछले लोकसभा चुनाव में, उसको वो खत्म करना चाहती है, उसमें डिवीजन पैदा करना चाहती है। और इसीलिए उसने अपने लोगों को लगा करके, अपने नेताओं को आगे करके आज के आंदोलन का बड़े पैमाने पर विरोध करने का मन बनाया हुआ है। और इतना ही नहीं, आश्चर्य तो इस बात का है कि इसमें करणी सेना का क्या काम है। इसमें वो तमाम लोग जो अपर कास्ट सामंती माइंडसेट के हैं, अपर कास्ट में भी बहुत सारे लोग प्रोग्रेसिव हैं, जो संविधान के प्रति सम्मान रखते हैं, बाबा साहब अंबेडकर के प्रति सम्मान रखते हैं और वो सामाजिक न्याय में विश्वास करते हैं। लेकिन आरएसएस के माइंडसेट के लोग वो ये चाहते हैं कि दलितों के भीतर एक बड़ी फूट पैदा हो जाए, क्योंकि जब संविधान पर चोट करने का मौका उनको मिला, नरेंद्र मोदी ने संविधान पर चोट पहुंचाने के पहले उस संसद के सामने अपना शीश झुकाया और संसद की सारी मूल्यों और परंपराओं को ध्वस्त कर दिया। नई संसद बनाई तो शेंगोल लेकर के प्रवेश किया, यानी हिंदू राष्ट्र का पूरा संकेत कर दिया। वो वाल्मीकि समाज उसको केवल इतना भर बताना चाहता हूं और पूरी विनम्रता के साथ और ये कहते हुए कि ये उनका हक है, ये कोई खैरात नहीं है कि उन्हें भी अवसर मिलने चाहिए। बिल्कुल मैं उनके साथ हूं, लेकिन उन्हें इस बात को समझना होगा कि कहीं वो मोहरा तो नहीं बन रहे हैं। और जो आंदोलन कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था कि बेहतर हो कि जो समाज हमारे पीछे छूट रहे हैं उन समाजों को लेकर के उनको आश्वस्त करके आगे बढ़ा जाए। बेहतर होता कि वाल्मीकि समाज, मुसहर समाज, खरबर समाज आज आंदोलन में खड़ा होता और वो ये कह रहा होता कि आरक्षण पर हमले को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन जो आंदोलन कर रहे हैं उन्हें भी आश्वस्त करना होगा। आश्वस्त अगर उन्होंने किया होता कि उपवर्गीकरण का फैसला न्याय सम्मत है तो शायद ये कारवां एक साथ चल निकलता। दलितों और आदिवासियों की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो सरकारी नौकरियों के खात्मे की है। एक और बड़ी चुनौती निजी क्षेत्रों में आरक्षण पाने की है, लेकिन ये मुद्दे इस आंदोलन में नहीं है। एक और बड़ा मुद्दा जो ठेकेदारी से लेकर के दूसरे और संस्थानों में जिस तरह से आरक्षण को चाहे वो एनएफएस के जरिए खत्म किया जा रहा हो या किसी और मुद्दे के, एट्रोसिटीज की जो घटनाएं बढ़ रही हैं, ये बड़े मुद्दे थे इस आंदोलन को आगे करने के। लेकिन कहीं ना कहीं एक चूक भी हो रही है कि इस आंदोलन को वर्गीकरण को खत्म करने के लिए किया जा रहा है, जबकि वर्गीकरण मैं मानता हूं कि वो न्याय सम्मत है, लेकिन उसके पीछे आरएसएस की जो मंशा है कि ये जो दलित तबका जो सबसे बड़ी चुनौती बना इन 10 साल में, जो पूरा अंबेडकर के आंदोलन उनके विचारों के साथ जुड़ करके संवैधानिक मूल्यों जिसने उन्हें इंसान बनाया, इंसान का दर्जा दिया, उन्हें कुछ विशेष अधिकार भी दिए, जो सदियों से वंचना, गुलामी और प्रताड़ना थी उससे मुक्त होने के लिए उन्हें कुछ स्पेशल अधिकार भी दिए, आरक्षण जैसे अवसर उपलब्ध कराने के लिए। शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए ही आरक्षण नहीं, वजीफे भी दिए गए, लेकिन बीजेपी की सरकार ने उन सारे वजीफों को खत्म कर दिया। जरा वाल्मीकि समाज को इसको भी समझना पड़ेगा कि हम गले में भगवा डाल करके कहीं बीजेपी का मोहरा तो नहीं बन रहे। दलितों से आप, अन्य दलितों से आपको अलग करने का ये खेल क्यों खेला जा रहा है? आज के आंदोलन धर्मी जो दलित हैं, मैं उनसे भी ये अपील करना चाहता हूं कि उस वाल्मीकि समाज को उसका हाथ पकड़ करके आप आगे लाइए, उसको लीडरशिप दीजिए। जो कमजोर समाज है उनको सम्मान देते हुए उनको लीडरशिप दीजिए। अगर राजनीतिक प्रतिनिधित्व उनको मिल जाएगा या मिला होता तो शायद ये आज गलतफहमी नहीं पैदा होती जो भाजपा फूट डाल करके
राजनीति करना चाहती है, सत्ता में बने रहना चाहती है। इस चुनौती को समझना पड़ेगा। उसी तरह से राजस्थान में जो मीणा समाज आज बहुत उग्रता के साथ आंदोलन करने के लिए बेताब है, उसको भी समझना पड़ेगा कि जो आदिवासी समाज पीछे छूट रहे, बहुत पीछे, जहां तक अभी विकास की रोशनी तक नहीं पहुंची, जिनके बच्चे अभी स्कूल और कॉलेज में पहुंचने शुरू हुए हैं, उनको अगर अवसर मिलेंगे, और ये जो तर्क दिया जा रहा है कि साहब वो एनएफएस रह जाएगी, वहां कोई मिलेगा नहीं, तो आरक्षण में आपको इस पर जोर देना चाहिए था कि अगर कोई सीट खाली रहती है तो उसे अन्य एसटी और अन्य दलित से भरना पड़ेगा। ये उत्तर प्रदेश में प्रावधान है कि एसटी की सीट पर अगर कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है तो दूसरी बार उसे एससी से भरा जाता है। ये सही प्रावधान है, लेकिन इसको केवल इस नजरिए से देखना कि नहीं साहब उपवर्गीकरण होना ही नहीं चाहिए, ये कहीं ना कहीं उन जातियों के मन में शंका पैदा करता है, उन समुदायों को बरगलाने में बीजेपी की मदद करता है, जो आरएसएस चाहता है कि दलितों और आदिवासियों के बीच एक बड़ी विभाजन रेखा खींच दी जाए। मायावती ने इस पूरे आंदोलन का समर्थन किया है। आकाश आनंद ने यह भी ऐलान किया है कि बीएसपी का झंडा भी इस आंदोलन में साथ रहेगा। ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो लोग ट्विटर पर धमकी दे रहे हैं, जो करणी सेना की इसमें एंट्री हुई है, वो कहीं आंदोलन को कहीं हिंसक न बना दे, वो अराजक तत्व इसमें शामिल होकर के कहीं पूरे आंदोलन को बदनाम न कर दें। और ये क्यों इस तरह की हरकत कर रहे हैं, ये समझने की जरूरत है, क्योंकि इन्हें किसी दलित से मोहब्बत नहीं है। ये आरक्षण विरोधी है और जन्मजात आरक्षण विरोधी है, और इसलिए समझना पड़ेगा कि ये हमारे बीच में, दलितों के बीच में, आदिवासियों के बीच में जो फूट डालने का काम कर रहे हैं, उससे सचेत रहा जाए। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने भी इस आंदोलन में शामिल होने का ऐलान किया है। चंद्रशेखर आजाद एक लड़ाका नौजवान हैं, उभरते हुए राजनेता हैं, और कुछ दिनों तक उन्होंने इस आंदोलन में शामिल होने का ऐलान नहीं किया था, लेकिन बाद में वो भी इस आंदोलन में शामिल हो गए, ये कहते हुए कि हम एक अगला भी आंदोलन करेंगे, और वो आंदोलन, उसमें कुछ और प्रावधान जुड़ेंगे। लेकिन बेहतर होता कि इस आंदोलन के जरिए उन समाजों को भी एड्रेस किया जाता जिन्हें ये लग रहा है कि अभी तक अवसर नहीं मिले हैं, और उन्हें अवसर सुनिश्चित करने का वादा किया जाता, गारंटी की जाती, तो ये ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन फिलहाल ये ज़रूरी है कि जिस अंबेडकरवाद की डोर से, जिस विचार से ये पूरा समाज जुड़ा हुआ है, और मैं समझता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की मंशा है वो कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि दलित समाज केवल हितों से नहीं जुड़ा हुआ है इंडिविजुअल हित भी हैं लोगों के, लेकिन उन दलित समाज के जो ऊपर आ चुके लोग हैं, उनसे भी अपील है कि उन्हें स्वयं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, और वो बराबर की शिक्षा, चाहे वो कॉन्वेंट हो या बड़े स्कूल हो, वहाँ देनी चाहिए, और रिजर्वेशन को छोड़ देना चाहिए। ये ज़रूरी है, तभी उनके पीछे जो छूट रहे समाज हैं उन्हें अवसर मिलेगा, क्योंकि इस आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान न तो हो सकता है और न ही होना चाहिए। ये कतई संविधान सम्मत नहीं है, लेकिन खुद उन लोगों को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि वो पीछे के छूट रहे समाजों के लिए अवसर छोड़ें, अवसर प्रदान करें। उन्हें अवसर प्रदान करने वाला बनना चाहिए। हालांकि संविधान में यह भी व्यवस्था है कि जो प्रतियोगी बेहतर प्रदर्शन करता है तो उसे जनरल में ट्रीट किया जाता है, और जनरल कोई सवर्णों का ठेकेदारी नहीं है। जनरल का मतलब होता है सामान्य, और उस पर एससी, एसटी, ओबीसी या अपर कास्ट कोई भी पहुंच सकता है।
तो वो जनरल में कंप्लीट करें, या जब वो बेहतर करते हैं तो जनरल में पहुंचते हैं, ये कोशिश होनी चाहिए। और उसके जरिए जो पीछे छूट रहे समाज है उनको भी धीरे धीरे वो अवसर मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि सरकारी नौकरियां ही ध्वस्त कर दी गई हैं। लैटरल एंट्री की कोशिश की थी फिर से 2018 में, तो करीब 63 हो गई थी। अब फिर से कोशिश हुई थी, उसे तो मायावती से लेकर के अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सब ने विरोध करके और समाज के खड़ा होने की वजह से मजबूर होना पड़ा नरेंद्र मोदी को इसे वापस करने में। ये जो साजिशें चल रही हैं लगातार, और 30 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं वो क्यों नहीं भरी जा रही हैं, इस पर भी ये आंदोलन होना चाहिए था। बैकलॉग की भर्तियां हो, इस पर भी ये आंदोलन होना चाहिए था। और आंदोलन होना चाहिए था कि 50% की जो सीमा है वो अति पिछड़े समाज के लिए खोली जानी चाहिए। इसमें दलित और आदिवासी नहीं आ सकता। जो चंद्रशेखर ने मांग की थी कि अतिरिक्त 5% दलितों को मिलना चाहिए जो पीछे छूट रहे हैं, वो संभव नहीं है, वो संविधान सम्मत नहीं है, क्योंकि दलितों को आबादी के अनुसार आरक्षण मिला हुआ है। उसमें एक ही व्यवस्था हो सकती है कि उपवर्गीकरण हो। लेकिन जो अति पिछड़ा समाज है, जिसको मानवर कांशीराम कहते थे कि दलितों के साथ उसका दर्द का रिश्ता है, वो भी उसी तरह से सताया गया है, वो भी भूमिहीन है, वो भी केवल अपने छोटे छोटे व्यवसायों पर, दस्तकारी पर आश्रित है। लेकिन वो दस्तकारी भी छूट रही है, तो उनके पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है, उनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है क्योंकि गरीबी है। तो उन अति पिछड़ी जातियों को भी अवसर मिले, इसके लिए डिमांड बड़ी होनी चाहिए थी इस आंदोलन में कि जो ब्रैकेट है 50% का वो टूटे और ईडब्ल्यूएस का खात्मा हो। आश्चर्य इस बात का है कि जो बीएसपी आज इस आंदोलन में शामिल हो रही है, उसने ईडब्ल्यूएस का समर्थन मेजें थपथपा करके किया था। ये नहीं होना चाहिए था, एक बड़ी गलती ये हो चुकी है, क्योंकि वो असंवैधानिक है। आरक्षण के बीच में कुछ सुधार की, उसके समीक्षा की गुंजाइश है, होनी चाहिए। लेकिन आर्थिक आधार पर संविधान में किसी भी तरह के आरक्षण की कोई व्यवस्था है ही नहीं। फिर उसे अखिलेश यादव हो, कांग्रेस पार्टी हो, बीएसपी हो, सबने मेजे थपथपा करके जो समर्थन किया था, वो मुझे लगता है कि उस हवा में बह जाना था, संविधान का उस समय ख्याल नहीं रखना था, तो उस वजह से हो गया। आंदोलन तो उस पर होना चाहिए था, लेकिन जो नहीं हुआ उसको हम छोड़ देते हैं। जो हो रहा है उस पर सतर्कता बरतने की जरूरत है और उस पूरे समाज को आश्वस्त करने की जरूरत है जो पीछे छूट रहा है, जिसे गुमराह करने की साजिश पूरी की जा रही है, उससे बचने की जरूरत है। और उस विचार के जरिए, उस अम्बेडकराइट विचार के जरिए, संविधान के विचार के जरिए, सामाजिक न्याय के विचार के जरिए उन समाजों को भी अपने साथ जोड़ने की जरूरत है। उनसे अगर आप घृणा करेंगे, उनसे अगर आप दूरी बनाएंगे, या उनको आप कहेंगे कि वो मोहरे बन गए हैं, वो बीजेपी का वोटर है, इससे काम नहीं चलेगा। उनको सजग करने की जरूरत है और उनका हाथ पकड़ करके आगे लाने की जरूरत है। अगर आप ये तर्क देते हैं कि उनमें लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, तो ये तर्क वही है जो अपर कास्ट के लोग देते हैं। ये तर्क ठीक नहीं है। जरूरत है सामाजिक न्याय को जमीन पर पहुंचाने की, हाशिए तक पहुंचाने की, और उसमें उनका साथ होना जरूरी है। तभी अम्बेडकरवाद जिंदाबाद कहने के आप अधिकारी हों। शुक्रिया।